हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जेआर ऑफ द बिगिनिंग। मैं देवेंद्र बिश्नोई। आज बात करेंगे डीयू या जामिया में होने वाले इंटरव्यू के बारे में कि आप इनमें बेस्ट परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो प्रपोजल की भी बात करेंगे और इंटरव्यू के टाइम आप कैसे जवाब दे सकते हो उन चीज़ों के। सबसे पहले मैं कहूँगा कि प्रपोजल के बारे में बात कर लेते हैं। प्रपोजल में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपका टॉपिक किस टाइप का होना चाहिए थोड़ा। सबसे पहले देखो, मेन काम होता है कि टॉपिक चूज़ करना। टॉपिक चूज़ सबसे पहले मैं कहूँगा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही देखिए कि मेरे को सोशल में लाइक सोशल स्टडीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है कि सोशल ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हैं, किसी को पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आता है या फिर किसी को फिजिकल में, किसी को अर्बन में, रीजनल में। वो पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट सबका होता है कि जिसको पढ़ने में आप बोरियत नहीं लगती। ठीक है, टॉपिक चूज ऐसे एक मेन फील्ड चूज कर लिया, ये टॉपिक नहीं। उसके बाद आप उससे रिलेटेड वेरिएबल्स की स्टडी देखोगे। गूगल स्कॉलर या रिसर्च गेट, इन वेबसाइट्स पे आपने पुराने लिटरेचर देख लिए होंगे या फिर आप पुरानी थीसिस भी देख सकते हो। ये काम हो गया। तो ऐसे आपने 8 से 10, मैं कहूँगा मिनिमम 10-12 तो पढ़ो ही पढ़ो आर्टिकल। और चलो लिटरेचर रिव्यू भले ही आप चैट जीपीटी से कर रहे हो, पर उसको एक बार खुद भी पढ़ना। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेना, मैथोलॉजी पढ़ लेना और कंक्लूजन। पूरा पेपर नहीं पढ़ने की जरूरत। अगर आपको अच्छा लगे कि ये किसी ने अच्छा लिख रखा है तो आप उस पेपर को पूरा पढ़ सकते हो। अब रही बात कि आप अपना टॉपिक कैसे बनाओगे। चूज़ किया, रिसर्च गैप आपको उसमें मिल जाएगा, या तो इट मे बी ड्यू टू द टेक्निकल, लाइक कि पहले ये डाटा उपलब्ध नहीं था, अब है। पर ये इससे आपका सिर्फ एक पेपर निकल सकता है, आर्टिकल। पर आपको पीएचडी के लिए थोड़ा सा एक ब्रॉड स्कोप चाहिए कि आई विल डू दैट। या फिर आप रेप्लिकेट भी कर सकते हो किसी चीज़ को कि किसी एरिया में ये काम हो चुका है तो आप उस स्टैटिक्स या फिर उस मैथोलॉजी को अपने एरिया में पुट डाउन कर सकते हो। ये नॉर्मली ज्योग्राफी में होता है। अब दूसरी बात सब टॉपिक डिसाइड हो गया। अब प्रपोजल राइट डाउन कैसे करना है। 7-8 पॉइंट होने चाहिए उसमें। ठीक है, टॉपिक हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, उसके बाद आप करोगे लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के बाद आपको रिसर्च गैप पता चलेगा। रिसर्च गैप से आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे। कितने हो गए? 4 पॉइंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जिसे इंट्रोडक्शन भी बोल देते हैं नॉर्मली। लिटरेचर रिव्यू 10 से 15। ठीक है, 300 से 400 वर्ड में। और अच्छे वाला लिटरेचर रिव्यू की जिसमें आप मैथोलॉजी भी थोड़ी बता रहे हो, उसके कंक्लूजन भी बता रहे हो, एरिया की इस एरिया पे ये स्टडी हुई है। ठीक है, और आप जो लिटरेचर है उनको ईयर वाइज रखोगे। 2000 लेटेस्ट का, अभी 2025, फिर 24 वाला ठीक है लिटरेचर। ये हो गया लिटरेचर रिव्यू। ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगी। ऑब्जेक्टिव 3 से 4 रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टडी एरिया होना चाहिए। ठीक है, और फिर सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी भी रख सकते हो। रेफरेंस होने चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा आपके पास अपेंडिक्स या डाटा है तो वो। और मैथोलॉजी में ही आपको डाटा सोर्स लिख देना है, ट्राई करना। अब सबसे पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कैसे लिखते हैं वो बता देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, आप उस वेरिएबल को वर्ल्ड लेवल पे देखोगे। ठीक है, एग्जांपल देके बता रहा हूँ जस्ट कि वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है, मान लो XYZ। इंडिया में ये प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है XYZ, इससे ये हो रहा है। उसके बाद अपने एरिया पे आओ। ठीक है, जैसे दिल्ली पे आ गए, इसमें भी ये प्रॉब्लम है और ये नुकसान है, और अभी तक इस वेरिएबल के साथ लिंक करके स्टडी नहीं हुई है। ठीक है, पुरानी स्टडी हो चुकी है कि हीट बजट पे बहुत लोगों ने काम कर लिया होगा, पर आप इस वेरिएबल के साथ और ये मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, रिसर्च का पैसा भी हो सकता है। और सबसे पहली बात कि अगर आप इंटरव्यू देते टाइम ये ध्यान रखना कि टॉपिक चूज किया है तो आप उससे रिलेटेड जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उनके पुराने लिटरेचर देख लेना कि किसी टीचर का उससे मैच करता हो तो। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वही क्वेश्चन पूछेंगे।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम वर्ल्ड ग्लोबल टू लोकल तक लिख ले, ठीक है। इंडिया की बात करनी है फिर लोकल लेवल पे, ऐसे इस फ्लो में आना है और धीरे धीरे लगभग 1.5 पेज में ख़त्म कर देना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। फिर बात आती है लिटरेचर की, ऐसे ही आपको 300-400 वर्ड में पर लिटरेचर लिखना है। उससे आप कि ओल्ड स्टडीज़ में ही अभी तक ये हुआ है पर आई विल डू दैट, ये हो गया। उससे रिलेटेड आप हाइपोथेसिस बनाओगे। हाइपोथेसिस किस में हेल्प करती है कि आप उस वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से लिंक देखते हैं। अगर मैं कह दूं ग्लोबल वार्मिंग मानसून है वो इम्पैक्ट हो रहा है, किस किस से हो रहा है, तो उसके लिए मेरे को हाइपोथेसिस इसलिए बनानी पड़ेगी ताकि मैं बहुत सारे वेरिएबल में कंफ्यूज ना हूँ कि मेरे को लगता है कि इससे मोस्ट रिलेटेड है ये, ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर से है, डाइपोल से है, तो मैं सिर्फ सबसे पहले वही देखूंगा। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स है वो बाद में देखेंगे, वो आपकी पीएचडी का काम है। अगर ट्रू होती है तो नेगलेक्ट कर दोगे कि इससे रिलेशन नहीं रहता। तो कितने होने चाहिए ऑब्जेक्टिव, 3 या 4, पर ऐसे हो कि क्योंकि पता है जैसे ही इंटरव्यूअर आपका प्रपोजल देखता है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पे जाता है। ऑब्जेक्टिव आपके बोलने चाहिए, यूँ नहीं कि आपको एक्सप्लेन करने पड़े कि सर मैं ये करूँगा, बट उनको लगना चाहिए कि थोड़ा सा दम है। प्रपोजल आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है तो आप उसको उसी तरह प्रेजेंट कीजिए। और उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद आगे आप सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी एरिया। हाँ, स्टडी एरिया मैप ज़रूर लगाइए, ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देना, ठीक है। और जो रही बात कि प्लेगरिज्म चेक वगैरह होता है ड्यू में तो नहीं होता, ठीक है, वो अपलोड करते हो आप, बाद पर ट्राई करना कि 10 से नीचे ही हो। तो स्टडी एरिया की बात होगी। उसके बाद आप सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी भी लिख सकते हो साथ में। और रेफरेंसेस लिखने हैं पीए स्टाइल में, A to Z फॉर्म में। सबसे पहले ए वाला जिसका ए पे नाम है उसका फर्स्ट पे आएगा, ऐसे ऐसे सीरीज में डाल देना, ओके। किसी के पास एक्स्ट्रा डाटा वगैरह हो कि टेबल वगैरह, वो अपेंडिक्स में डाल सकता है। ये एक फॉर्म हो गया, लगभग 15 या फिर 12 से लेके 15 पेज तक का आपका प्रपोजल तैयार। तो अब आती है इंटरव्यू की बात। इंटरव्यू के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ जस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन कि मैंने DU का इंटरव्यू भी क्रैक किया, JNU का भी 2nd रैंक। और DU में ऐसे रैंकिंग सिस्टम नहीं होता, वहाँ लास्ट टाइम 6 एडमिशन्स हुए थे, उनमें से एक मेरा भी था। देखो हर जगह 10 से 12 सीट है, तो आप 3 से 4 सीट मान के चलो कि हाँ किसी बच्चे ने बात कर रखी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर उसको कुछ नहीं आता फिर भी एडमिशन हो गया। टीचर को लगता है कि किसी नए स्टूडेंट को ऐसा जिसको पता नहीं, क्या पता उसको डाटा डाउनलोड करना भी नहीं आता, इससे अच्छा कि वो उसके अंडर काम कर रहा है थोड़ा सा और अच्छा स्टूडेंट है तो एडमिशन मिल जाता है। ये पूरी सीट्स पे नहीं होता, 12 में से 3-4 कह रहा हूँ, आप बाकियों पे मेहनत कर सकते हो। ऐसे अगर आपकी यूनिवर्सिटी में होगा आई थिंक, तो आप भी ऐसे ट्राई कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सब परफेक्ट है, पर अपने पास चॉइस है, उसको बेस्ट बनाने की ट्राई कीजिए। बहाने मत बनाइए कि ये हो गया वो हो गया। एक टीचर को ये चाहिए कि जो स्टूडेंट आप जिसके अंडर जा रहे हो थोड़ा सा बेस्ट, मतलब अगर उसको राइट डाउन ही नहीं करना आता वर्ड में, तो उस टीचर को वो टीचर पहले आपको सिखाएगा, 1 महीने 1 साल लगाएगा कि आप बेटा डाटा डाउनलोड ऐसे करते हैं, एनालिसिस ऐसे करते हैं और ये टेक्निक्स ऐसे यूज़ करते हैं। हालांकि पीएचडी सीखने की चीज़ है, पर वो आपको ऐसे आर्टिकल लिखना थोड़ी सिखाएगा कि वर्ड पे बैठ के बेटा ऐसे करो। तो ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि प्रपोजल आपको इसी तरह बनाना है कि आपको वर्ड अच्छे से यूज़ करना आता है। वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है, वहाँ आपको GIS चला के नहीं दिखाना, आपको जो पूछा जाए उतना बताना है। अब आप ये देखो कि दूसरों से डिफरेंट कैसे हो सकते हो, कि लगे कि बंदे में दम है, कि अगर इसको कुछ भी काम दिया। हाँ, ये भी ध्यान रखो कि जो आप टॉपिक लेके जा रहे हो 80% चांस है कि वो चेंज हो जाएगा। आपको
अपनी स्किल्स दिखानी है कि आई कैन डू दैट, आई एम स्मार्ट, इस चीज़ में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरे को इसके बारे में नॉलेज है। आपने अभी तक माना कि कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं किया होगा, पर आपको इस टाइप में थोड़ा सा होना चाहिए कि सर मेरे को ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है। ये आपको अलग बनाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत आएगी, वीडियो सभी सुनेंगे, पर आपको ये करके दिखाना है। डिफरेंट कैसे होगा, देखो कोई भी स्टडी है, मैं कह दूँ ये डाटा प्लॉट करना है, मैं आई विल डू दैट कि दिल्ली में ये चीज़ है और ये मैंने मैप पे डाल दी, ठीक है, इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया, पर वो रिसर्च नहीं है। देखो पर रिसर्च कैसे की कि आप 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बाद में बात करेंगे। पहले देखो 2-3 वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन दिखा रहे हो, उनके बीच में कि कोई मेथड यूज़ कर रहे हो, कोई फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनाएगा। फ्यूचर प्रिडिक्शन में रैंडम फॉरेस्ट मेथड, ऐसे ऐसे मैं बता रहा हूँ अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग। आप गूगल कर सकते हो कि मेरे वाले में मैं कौन सा यूज़ कर सकता हूँ। एक तो हो गया प्रिडिक्शन के लिए कोई ढंगा सा मॉडल देख लेना। दूसरा कोरिलेशन के लिए कि जैसे हर स्टडी है ना, कोरिलेशन में हमने सिर्फ कोरिलेशन नाम सुना है, पियर्सन कोरिलेशन, ठीक, स्पीयरमैन, वो वहाँ नहीं चलता। वहाँ स्पेसिफिक काम के लिए उनके स्पेसिफिक कोरिलेशन मेथड्स होते हैं, वो आपको पेपर्स में मिल जाएंगे। जो नॉइस कैंसिलेशन, मतलब इम्पैक्ट किसी दूसरे के कारण हो रहा है पर इसमें दिखा रहा है, तो वो नॉइस कैंसिलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बारे में पढ़ के जाओगे, इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरों बंदे से, सेम टॉपिक लेके जा रहा है पर आपने ये डिफरेंट किया, ठीक है। कोरिलेशन और प्रिडिक्शन वाले यूज़ कर लिए। डाटा सोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि डाटा की सर ये साइट्स है, एरा 5 है, मोडीज़ है, लैंडसेट का है तो इस टाइप का है। ये आपको रिजोल्यूशन का ध्यान होना चाहिए, टाइम रिजोल्यूशन का भी ध्यान होना चाहिए कि कहाँ से क्या है। आपसे इसी बारे में पूछा जाएगा कि डाटा सोर्स में अच्छा ये है तो इसको एक्सप्लेन करके बताओ कि कौन सी सैटेलाइट से डाटा ले रहे हैं, रिजोल्यूशन कितना है, पूछ लेंगे। ये हो गया। और एक जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखना प्रपोजल इंग्लिश में ही बनाना, उनका इंप्रेशन गलत जाता है, क्योंकि आर्टिकल हिंदी में छपते हुए नहीं देखे होंगे आपने, ठीक है, वो हिंदी के स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये ट्राई करना कि इंग्लिश में ही प्रपोजल लेके जाएं, और ट्राई करें थोड़ा थोड़ा चेंज करने की। और इंटरव्यू में अगर आपके टॉपिक से दूर जा रहे हैं तो आप उनको ट्राई करो कि अपने टॉपिक के अंदर, क्योंकि वहाँ आप बेस्ट हो, ऐसे सोच के जाओ कि आप उस टॉपिक में बेस्ट हो, क्योंकि जो आप टॉपिक ले के जा रहे हो उस पर रिसर्च नहीं हो रखी, मतलब उस टॉपिक में आप बेस्ट हो, आपकी थिंकिंग है वो, तो उसी तरह कॉन्फिडेंस में भी रहना। वो ट्राई करेंगे कि आप क्या ये सही है, 2-3 बार ऐसे पूछ भी ले, यस सर आई एम कॉन्फिडेंट। और इंटरव्यू है तो 10 मिनट है, वो आपका डिसाइड भी कर देगा। ट्राई करना वहाँ जितना बेस्ट दे सको, क्योंकि आपको जस्ट शो करना है कि आई एम बेस्ट। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ ये भी कर लो वो भी कर लो। हालांकि मैं बताऊँ ना, मैंने रिसर्च के लिए JRF की प्रिपरेशन से भी ज़्यादा पढ़ा है कि मेरे को याद नहीं कि मैंने कितने लिटरेचर्स पढ़ लिए होंगे, मेरे काउंट में नहीं है ये, मैं जस्ट एक्सपीरियंस। हालांकि मैंने रिसर्च के लिए बहुत पढ़ा था, पर आपको आई थिंक इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एडमिशन हो जाएगा। जस्ट स्मार्टनेस की ज़रूरत है, जितना अपने आप को 10 मिनट में बेस्ट शो कर सकते हो करो, ठीक है। पर ऐसी चीज़ें मत डाल देना जहाँ फंस सको, कि आपको पता ही नहीं है कि ये काम हो रहा है इसमें ये। तो आप इस चीज़ में AI की भी हेल्प ले सकते हो अगर समय कम है तो, ठीक है। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे को बता देना। और देखो मेरा एडमिशन हो गया, मैं भी कहीं DU JNU से नहीं पढ़ा, मैं भी नॉर्मल ऐसे ही, मेरा भी हिंदी मीडियम था ग्रेजुएशन के टाइम, आराम से एडमिशन हो जाएगा। पर 10-15 दिन जितने भी दिन बचे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च और JRF के लिए अलग है। JRF वाले वहाँ 150 बच्चे आ जाएंगे,
पर एडमिशन सिर्फ 10-12 का होना है। तो ऐसे डिमोटिवेट भी नहीं होना कि जाऊँ या ना जाऊँ, एक्सपीरियंस मिलेगा। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो पता रहेगा, वो आपको पॉइंट बताएंगे कि बेटा आप नेक्स्ट टाइम ये कर सकते हो। किसी टीचर को जानोगे, किसी स्टूडेंट को जानोगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू देने ज़रूर जाएं और ट्राई करते रहें कि किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी फॉर्म निकले तो, क्योंकि ठीक है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना इसका फ़ायदा है। देखो, अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके रिसर्च करते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट इंटरव्यू देके लग सकते हो। पर आपने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से दिए तो इंटरव्यू में यही बैठे रहेंगे और आप उस टाइम इतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए। आई थिंक, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ रिसर्च पे ज़्यादा फोकस होता है और वहाँ आपको इतना तंग भी नहीं किया जाएगा अगर जस्ट किसी को कि JRF उठाना है। पर ये JRF उठाना है वो एक बहुत बड़ी गलती है कि मेरे को जस्ट JRF उठाना है। PhD आपको बहुत कुछ सिखाती है, आपको बेस्ट बनाती है। अगर किसी ने की है उसको कह देना कि PhD के बाद क्या, वो जिसने बेस्ट अच्छे से काम किया ना 3 या 4 साल, उसको ये दिमाग में भी नहीं रहता कि PhD के बाद क्या। बहुत लोग लाइन में लगे रहते हैं उसको जॉब देने के लिए। रिसर्च एसोसिएट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर 2-3 साल रुक के लग जाएगा, जब तक रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट कहीं भी लग जाएगा आराम से। बट काम कर रखा है अगले बंदे ने, तो ये चीज़ ध्यान रखना और इसको लिटरली मत लेना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यू। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट में बता देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।